नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिहार चुनाव पास आ चुका है और उस चुनाव के बारे में हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रण दिया गया है भाजपा के प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी का। तो सबसे पहले हम उनको अपने स्टूडियो में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अपने चैनल स्टूडियो में हमें आमंत्रित करने के लिए। सूर्य की नगरी से पावन औरंगाबाद की धरती से आपको हम अभिवादन और स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो का फॉर्मेट हमने बनाया है कि सबसे पहले तीखे और महत्वपूर्ण सवाल से स्टार्ट किया जाता है। तो आदित्य जी, पूरे बिहार का एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आपकी पार्टी और आपकी गठबंधन की सरकार 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज क्यों बिहार का 44 से 50% युवा पलायन के लिए मजबूर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने राहुल जी लेकर आए हैं कि भारत युवाओं का ही देश कहा जाता है और युवाओं से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रश्न का। राहुल जी, जिस परिस्थिति में बिहार हमें दिया गया, उस परिस्थिति से बिहार को यहाँ तक लाना, और एनडीए की सरकार ने हर घर युवाओं को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का विजन चला रही है और हर घर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और मेरा प्रयास है आने वाले विकट समय में ये मैं पलायन को रोक सकूं और हर घर का युवा आत्मनिर्भर बने और युवा ऐसे आत्मनिर्भर बने कि खुद में वो स्वावलंबी बनकर लोगों को रोजगार देने के पड़े। आप कह रहे हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आखिर ये मौका आपने 20 सालों तक दिया, उसके बाद भी पलायन रेट नहीं रुका। तो आखिर ये मुद्दा आप कब तक चुनाव में लाइएगा कि हम मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं? आखिर कब तक? जिस स्थिति में बिहार हमें दिया गया था, उस स्थिति से इतना खाई में वो बिहार दिया गया था, उस खाई को भरने में समय लगेगा ना। जिस स्थिति में बिहार हमें मिला, आज बिहार को हम चाहे हर क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को भी हम रोजगार के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द मेरा प्रयास है हम लोगों का कि यहाँ पर बड़े उद्योग लगे और बिहार छोड़कर युवा कहीं दूसरी जगह ना जाएं और युवा इतने में सक्षम हो कि लोग खुद रोजगार दे। हमने नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता पिछले बार 39 सीट दी थी, इस बार भी अच्छी सीट दी थी। उसके बाद भी गुजरात से केवल 20-25 सीट आता है और गुजरात सबमिट किया जाता है कि गुजरात को कैसे डेवलप कराया जाए। आखिर ये सबमिट बिहार के लिए कब होगा? और आप कह रहे हैं कि एक मिनट रुक जाइए, आपने कब बिहार के युवाओं के बारे में सोचा? नरेंद्र मोदी जी, आप बता दीजिए कि एक बार भी बिहार के लिए स्पेशल कोई बैठक बुलाया है? देश के उन राज्यों में शामिल होगा जहां पर बिहार की तुलना गुजरात से की जाए, दिल्ली से की जाए, महाराष्ट्र की से की जाए। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को सबमिट तो छोड़िए, एक मीटिंग की तो बैठानी पर चाहिए? या राहुल जी, आप नहीं जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को कितने सौगात दिए हैं। एक सेकंड मेरे जवाब को आने दीजिए राहुल जी। आप जो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बैठक युवाओं को लेकर बुलाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो युवाओं का चिंता किया। आप कह रहे हैं कि हमारी योजना डीआरसीसी में आप पता कीजिए। आपको नहीं लगता कि आपकी योजना केवल कागज पे है, धरातल पे उस योजना की कोई लाभ नहीं मिलता? राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी ऐसे मेरे इष्ट मित्र हैं जिनसे मैं संवाद करा सकता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा के योजनाओं का लाभ उठाकर और रोजगार का सृजन कर उद्योग लगाकर और आज एक बड़ा उद्योग बनाकर कई ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, केवाईपी के माध्यम से हम सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम युवाओं को हर एक क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा की पहल है। आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ऐसे कई युवा इष्ट मित्र हैं कि जो हम डिस्पोजल का गिलास और पत्तल इस्तेमाल करते हैं, उसके उद्योग लगाकर बड़े उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं। महोदय, आप किस चिंता की बात करते हैं? क्या आप न्यूज नहीं देखते हैं? उसी चिंता में एसएससी प्रोटेस्ट पर किस तरीके से स्टूडेंट पे लाठीचार्ज की जाती है? क्या भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं देखती? बिहार में आए दिन पेपर लीक हो रहा है और आपकी पार्टी 20 साल से है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद भी जब पेपर लीक होता है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। यही मोदी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को यह समय है कि नितिन गडकरी का बर्थडे कब है,
अमित शाह का बर्थडे कब है, राजनाथ सिंह का बर्थडे कब है, और आपके उसी सरकार के डबल इंजन की सरकार के नेताओं को यह चिंता कब आएगी कि बिहार में हमारा और आपका गरीब बेटा एसएससी प्रोटेस्ट में लाठी खा रहा है। आपको प्रधानमंत्री की यह चिंता कब आएगी कि बिहार में बैठी हुई हमारी बहन बेटियां प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं कि उनके साथ बीपीएससी स्कैम हुआ है, उसके बाद भी आपके प्रधानमंत्री जी एक ना ट्वीट करते हैं ना कुछ बोलते हैं। राहुल जी, आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश में और बिहार में लाठीचार्ज की जो बात आपने की, युवाओं पर लाठीचार्ज, उसके हमने मंथन किया है, हमारी सरकार ने मंथन किया है। हम लोगों ने, अभी आपको बताना चाहेंगे, बीपीएससी के बहाली में कई ऐसे युवाओं को, बिहार के युवाओं को हमने रोजगार शिक्षा से जोड़कर उन्हें आपको रोजगार देने का काम किया है, और आप कहते हैं कि हम बात नहीं करते युवाओं का। आदित्य जी, आप और आपकी पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा इलेक्शन में किन किन मुद्दों पर धरातल पर आ रही है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारा विकास का मुद्दा होगा, अपराध के पर लगाम का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, आपको लोगों को रोजगार का मुद्दा होगा, और बिहार को फिर से एक नई प्रगति की ओर बढ़ाया जाए। इन विषयों पर हमारी, आप जितना बोल रहे हैं रोजगार, शिक्षा, ये सब में तो आप फेल होते दिख रहे हैं। क्यों फेल नहीं हो रहे हैं? सड़क की बात कर लीजिए। नहीं, ये तो बात सही है कि देश में जिस तरीके से अभी हाल में सड़क बन रही है वो शायद पिछली सरकार में नहीं बन रही थी, लेकिन आप ये बताइए कि आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने रोजगार आप दे रहे हैं? मैं आ रहा हूँ कि चाहे हम सड़क की बात कर लें, चाहे हम बिजली की बात कर लें, मैंने बिजली में भी बेहतर करने का काम किया, बिजली व्यवस्था में बेहतर, मैंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। वो राजद वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो आप 125 दे रहे हैं। हंसी आता है जो तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरी सरकार, अरे इन्हीं की सरकार थी ना जिनके सरकार में बिजली के खंभे ग्रामीण क्षेत्रों में लगते थे और 4 दिन में वो तार और ट्रांसफार्मर और खंभे गायब हो जाते, और वो बात कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली देने। बिहार में काफी चर्चित नेता और युवाओं के फेवरेट भी हैं तेजस्वी यादव। क्या भाजपा पार्टी तेजस्वी यादव को चुनावी में टक्कर के बराबर समझती है कि नहीं? क्या तेजस्वी जी उन युवाओं के फेवरेट है क्या? लाठी पिलावन वाले युवाओं के फेवरेट है क्या? नहीं चाहते हैं क्या? एक सेकेंड, आप बता रहे हैं कि युवाओं के चाहते हैं तेजस्वी जी, तो उन युवाओं के हैं क्या लाठी पिलावन वाले का, जो लाठी लेकर सड़क पर उतर जाते हैं? जब मैं इस चुनाव के दौरान ग्राउंड पे उतरा तो मुझे बहुत सारे युवाओं ये कहते हुए मिले कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, उनके कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई थी, और वो लोग ये अपेक्षा लगा रहे हैं कि और तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे और सरकारी नौकरी दी जाएगी और वो भी सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्या इस नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को युवाओं के बीच में फैन फॉलोइंग नहीं है? देखिए राहुल जी, आपने बोला कि युवाओं के चहेते, किन युवाओं के चहेते हैं भाई? नहीं, मैं तो जब ग्राउंड पे उतरा तो उनकी काफी अच्छी छवि सुना। उन युवाओं के चहेते, और बात किए कि रोजगार 5 लाख। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी के गठबंधन में उनकी सरकार बनी, क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे या नीतीश कुमार जी? और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, यदि मेरे पिता ने इस मकान को बनाया हो और उस मकान को मैं पेंट पोचाड़ा कर दूं, तो मैं कहूं कि मेरा एक खून पसीना का बनाया हुआ मकान। नहीं, आपने कहा कि नीतीश कुमार ही सरकार में थे, ये बात सही है कि नीतीश कुमार उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप ये भी बात सोचिए कि जब आपके साथ नीतीश कुमार गठबंधन में आते हैं तो सरकारी नौकरी की वैकेंसी काफी धीरे हो जाती है और स्लो हो जाती है, लेकिन जब वो तेजस्वी के साथ आते हैं तो काफी जोरों शोरों से सरकारी नौकरी की बहाली आने लगती है। और आप उदाहरण दीजिएगा कि देखिए इस वक्त कितना बहाली आ रही है, तो ये भी आप मान रहे हैं या मानिए या ना मानिए, इस वक्त बहाली चुनाव को देखकर ही दी जा रही है। तो क्या इससे तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में चर्चित नहीं है? देखिए, हर चीज का एक आपका समय होता है। उस समय था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय ही किया था कि हमें इतने लोगों को शिक्षा, आप रोजगार से जोड़ना है, और तेजस्वी जी उसका क्रेडिट लेने जाते ही राजद का तो नीति रहा है। राजद का तो ये विरासत में मिला हुआ है। राजद वो दल है ना, एक कहावत सुने होंगे, हमारे पिताजी लोग बोलते थे, दादाजी लोग, ऊपर से ताम झाम नीचे से रमरेखा घाट, वही राजद है। राजद धरातल पे काम कहाँ किया? अब जोड़ियावा रोटी खइब गांव में एक आम भाषा में बोला जाता था,
वही राजद करने का काम किया है। तो अब उसमें तेजस्वी जी क्रेडिट लूटना चाहें, चलिए। अरे नीतीश जी तो उनको शुक्रगुजार करना चाहिए, नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राजद को उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया। 19 से तो राजद वेंटिलेटर पे चल गया था। आपको राजद को तो ऑक्सीजन दे दिया गठबंधन कर आपसी समन्वय हम लोग को नीतीश जी के साथ बिगड़ा, जिस कारण उन्होंने भतीजे को एक ऑक्सीजन देने का चाचा का फर्ज निभाया उन्होंने कि भाई कि चलो भाई एक ऑक्सीजन देकर राजद को बिहार की राजनीतिक दल में एक ऑक्सीजन मिला। नहीं तो बिहार की जनता तो राजद को इनकार कर दी थी, बाहर कर चुकी थी बिहार की जनता ये राजनीति से। और अभी भविष्य में कुछ दिन सोचना पड़ेगा इनको, बिहार की राजनीतिक सत्ता में राजद आने वाली नहीं है। तो आपके हिसाब से तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग युवाओं के बीच में नहीं है? लेकिन जो शिक्षित युवा हैं, जो बुद्धिजीवी युवा हैं, वो युवा शिक्षा की बात करेंगे, वो युवा स्वास्थ्य की बात करेंगे, वो युवा रोजगार की बात करेंगे, वो युवा वो दौर को नहीं भूलेंगे। यही डालमिया नगर था जो हमारे उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था बिहार में, आज जिनके पिता के शासन काल में डालमिया नगर को खत्म कर दिया गया। युवा कैसे भूल सकते हैं, जहां कई लोगों को रोजगार का केंद्र था डालमिया नगर, डालमिया जिसकी शासन काल में डालमिया को खत्म कर दिया गया। 2014 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तब बिहार में वोट मांगने आएंगे जब चीनी मिल में बना हुआ चीनी का चाय पिएंगे। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी कितने बार बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए, लेकिन अफसोस बिहार की जनता उनको उसी चीनी मिल का चाय नहीं पिला पाई। तो आप इसकी जिम्मेवारी किसे मानते हैं? देखिए, हर चीज का समय होता है। आखिर वो समय कब आएगा? मैंने आपके पॉडकास्ट में बहुत बार सुना कि समय आएगा, समय आएगा। हमने 20 साल तो हमने दिया ना, अरे कितनी और साल दे? 20 साल में हमने कितना बिहार को परिवर्तित किया, नहीं देखे हमने कितने बिहार में एम्स दिए, ये नहीं दिखा आपको। हमने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किस तरह से किया, ये भी तो आप देखें। जिस अवस्था में हमको मिला था बिहार, वो बिहार अब कहाँ है, ये चीज को तो देखिए आप बिहार को। देखिए, अगर हल्का फुल्का काम हुआ, ये भी मैं भी मान रहा हूँ और बिहार की फिर आप हल्का फुल्का की बात करते हैं, लेकिन किस काम की पहले बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड, आपने पूरे हमको इस मान लीजिए इस जगह को, इस मकान को पूरा ढलैया उलैया सब तोड़ कर दिए हैं। हमको खुद नींव डालना है, हमको खुद पिलर भी तैयार करना है और इस इमारत को भी तैयार करना, तो समय लगेगा ना साहब। 20 साल आप रहे, 20 साल में आपने ना कोई यूनिवर्सिटी एक ढंग का लेवल का बनाया जिसमें बिहार का युवा पढ़ सके। आज हमारा बिहार का युवा इंजीनियरिंग करने के लिए बिहार से बाहर जाता है, मेडिकल करने के लिए बाहर जाता है। आपके राज्य में बता दीजिए ना कि कितने ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें बिहार का युवा पढ़ता है। राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा ऐसे कई जगह हैं जहां इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर भी बिहार का युवा इंजीनियरिंग करने के लिए बिहार से बाहर जाना पसंद करता है? और आपको मैं बता दूं कि अगर आप बिहार के बाहर से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी फीस 7 से 8 लाख रुपए होगी, लेकिन अगर आप वहीं बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं 40 से 50 हजार में जब बिहार का युवा बिहार से बीटेक कर सकता है, तो उस युवा की क्या मजबूरी है कि वो 7 लाख रुपए देकर, मैं आपको केवल एकेडमिक फीस बता दे रहा हूं, रहने खाने का खर्चा अलग से आता है, तो वो बिहार से बाहर जाता है। क्यों बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में युवा नहीं पढ़ पाते हैं? अगर उनके पिता और अभिभावक इच्छुक है कि मेरा पुत्र या मेरा बेटा बाहर जाकर पढ़े, कोटा पर जाकर पढ़े, तो उसमें हम दोषी नहीं है। अगर मान लीजिए एक कपड़ा आप इच्छुक है, इस टी शर्ट आप जो टी शर्ट पहने राहुल जी, आप एक टी शर्ट आप चाहिएगा तो एक साधारण दुकान से भी ले सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो इच्छा है कि नहीं ये टी शर्ट को एक बड़े शोरूम से लेना है, तो ये टी शर्ट आपको शोरूम में इससे बेहतर क्वालिटी का साधारण टी शर्ट आपको एक लोकल दुकान पे अच्छा कम रेंज में मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर एक दिमाग में बैठा हुआ है कि जब शोरूम में ही जाना है तो यही टी शर्ट आपको हजारों हजार रुपए मिलेगा। इसका मतलब आप मानते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एक फुटपाथ की दुकान है और अदर स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक शोरूम की दुकान है? आपने इस चीज को भटक गए। अरे बिहार की आप क्या बात बोलते हैं? आप नहीं, आपकी तो मैं बात को दोहरा रहा हूं। पत्रकार हैं, ये आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जो आपने बोला फुटपाथ की व्यवस्थाओं को लेकर, ये आपने गलत बोला है। बिहार वो धरती है ना, ये शिक्षा का केंद्र की धरती है, बिहार शिक्षा का जननी कहा जाता है। बिहार वो धरती है कि जहां महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती से ज्ञान किया। ये बिहार का इतिहास है आज कि जब हम साहित्य का नाम ले लेते हैं तो हम दिनकर को नहीं भूलते हैं। बिहार की वो धरती है कि जब हम अगर इनका नाम ले राष्ट्रपति का, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को नहीं भूलते हैं।
और बिहार, अब बिहार की बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करना है, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। आदित्य जी, आप कहते हैं कि भाजपा बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी है। वो कौन सी मजबूती है कि आपके नेता पे ही क्रिमिनल आरोप है? आप जानते हैं कि दिलीप जायसवाल पे कॉलेज हड़पने का आरोप लगा है, उसके बाद सम्राट चौधरी पे डिग्री फ्रॉड मर्डर का आरोप लगा है। वो कभी अपने एज को कम कर लेते हैं, कभी अपने एज को बढ़ा लेते हैं। जब उनकी डिग्री मांगी जाती है तो वो कहते हैं कि अफिडेविट जाके चेक कीजिए। तो आपके इस पे क्या सोच है कि आपके पार्टी के बड़े बड़े और दिग्गज नेता, जो बिहार के काफी चर्चित नेता हैं, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे ऐसे क्रिमिनल आरोप हैं और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन की सरकार है? सबसे पहले तो हम तो अपने आप को मजबूत कहते ही नहीं है। भाजपा मजबूत पार्टी है, ये जनता का समर्थन और जनता का आशीर्वाद है कि जो हमें सशक्त और मजबूत बनाया हुआ है। देखिए आदित्य जी, आप नेता की तरह ये बात को घुमा रहे हैं। मजबूत पार्टी है कि नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है राहुल जी, कि आपके नेताओं पर क्रिमिनल आरोप क्यों है? राहुल जी, आपने एक शब्द जोड़ा कि आप आदित्य जी कहते हैं कि भाजपा मजबूत पार्टी है, मैंने उस पर बोला। अब आपको प्रश्न जो आया है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जी को लेकर, वो जो बात है वो आपको न्यायालय में है, ठीक है, और न्यायालय सम्राट चौधरी जी को बरी की हुई है, जानकारी होगा। और आरोप प्रति आरोप का हर जगह चलता है, हर नेता पर प्रति आरोप चलता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तब तो बात ही हटा दीजिए और लोगों का। ये आरोप प्रति आरोप का चीजें राहुल, राजनीति में इतना चलता है। और ये न्यायालय के तरफ से उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति की सस्ती प्रसिद्धि राजनीति की कही जाए तो वो चीज है, इसको हम इसको खंडित कर। आप कहते हैं, और मैंने आपकी चुनावी सभा में ये बहुत बार सुना है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, और आपके नेता ये भी कहते हैं कि अगर वो 10वीं पास है तो वो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? तो आपको नहीं लगता कि यही केस आपके नेता सम्राट चौधरी पर भी लागू होता है? देखिए, हमारे नेता बात सही है कि भाई सबके लिए एक चीज लागू होता है, लेकिन तेजस्वी जी का जग जाहिर है और उनके पिता ने ये बात बोला था। शायद वो चीज आपने सुना होगा कि मेरे पुत्र क्रिकेट के मैदान में भी सफल नहीं हो पाए। जब वो क्रिकेटर बनना चाहे थे तेजस्वी जी, तो ग्राउंड पर पानी का बोतल और तौलिया लेकर दौड़ते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं के पुत्र थे ना, तेज प्रताप जी, जो कि 2019 में शपथ ग्रहण पत्र नहीं पढ़ पाए थे। शायद आपको राहुल जी, आप पत्रकार हैं, आप ध्यान आकर्षित कीजिएगा वहां। देखिए, मैं आप बात को घुमा रहे, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, जब तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं तो वो डिग्री नहीं दिखाते, तो अगर सम्राट चौधरी अगर वो 10वीं पास है तो वो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? मेरा सवाल ये है, और आप बात को घुमा रहे हैं। समय आने पर हमारे नेता सम्राट चौधरी जी आपको अपना जो आप कह रहे हैं कि अपना रिजल्ट नहीं दिखाते, जरूर दिखाएंगे। लेकिन हम क्यों उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आरोप प्रति आरोप लगा रहा है, जो एक प्रसादी मेढक की तरह बिहार में आकर एक राजनीति का प्रलोभन देकर बहलिया आएगा, दाना डालेगा, उसका जाल में फंसना नहीं, वही स्थिति कर रहा हो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहने से हम अपनी योग्यता को दिखाएं। आप कह रहे हैं कि समय आने के बाद हम डिग्री दिखाएंगे। आखिर वो समय कब आएगा? जब मैं कहता हूं कि मैं 12th पास हूं, 10th पास हूं, बीटेक कर लिया हूं, तो मैं अपनी डिग्री दिखाने में संकोच क्यों करूंगा? देखिए, जिस तरह से मैं बता दिया, एक नटवर लाल है, बिहार के एक नटवर लाल चल रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक नटवर लाल था, वो नटवर लाल का क्या हश्र हुआ आप जानते होंगे। उसी तरह से वो नटवर लाल हैं, वो अपनी सस्ती प्रसिद्धि को राजनीति में लेने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को बनाने के लिए जिस तरह से आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, उस पर सम्राट चौधरी जी अपनी योग्यताओं को लेकर उनको अपना सर्टिफिकेट क्यों देंगे? क्या चीज है? बिहार की जनता अगर हमसे करती है तो तैयार है। जब आप सर्टिफिकेट दे नहीं सकते तो आपको यह अधिकार कौन दिया कि तेजस्वी यादव आप सर्टिफिकेट की बात कर सकते हैं? तेजस्वी यादव जी को तो हम लोग थोड़े आरोप लगा रहे हैं। उनके पिताजी बोले हैं, उनके घर के माता जी बोली हैं, सारा जानकारी होगा कि मेरा बड़ा छोटा सा पुत्र 9वीं तक ही पढ़ा हुआ है। ये खुद लालू प्रसाद यादव जी का बोला हुआ है। आदित्य जी, आपकी सरकार 20 साल से सत्ता में रही है। आपको पता होगा कि जापान वो देश है जो न्यूक्लियर रेडिएशन वाला समुद्र का पानी, जो कि सुनामी के दौरान जापान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर में चला गया था, जापान उस पानी को रोक देता है और उसके बाद वो पानी को प्यूरिफाई करता है, उसके बाद उस पानी को समुद्र में डंप करता है। लेकिन आपकी 20 साल में सत्ता में रहने के बाद भी हर साल बिहार के लाखों परिवार
बाढ़ के चपेट में आते हैं, उनका घर ढह जाता है, उनका मकान ढह जाता है, उनकी पूंजीपति चली जाती है, वो दर दर रोड पे भटकने लगते हैं। उसके बाद भी आपकी सरकार कोई मदद उनकी नहीं करती है। आखिर वो कौन सा कारण है कि बिहार का बाढ़ अब तक नहीं कंट्रोल हो पाया? आपकी 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता है आदित्य जी। राहुल जी, शायद आपको जानकारी का अभाव होगा। जब बिहार में आपदा आता है, उसकी व्यवस्था भी हम लोग बनाने की में पूरी तरह हमारी पार्टी रणनीति तय कर रही है, उसकी भी हमारी तैयारी चल रही है। मैं बताना चाहूँगा, जब आपदा आता है तो सबसे पहले हमारे हर एक मंत्री से लेकर और हमारे कार्यकर्ता तक आपदा में एक सामाजिक व्यक्तित्व की तरह खड़े होते हैं, उन आपदा लोगों को सहयोग करने के लिए। आप कह रहे हैं कि हमारे मंत्रीगण आपदा में खड़े होते हैं। अब बताइए, इस बार का आप मुझे एक फोटो दिखाइए जहां पर आपके पार्टी के कोई बड़े नेता बिहार के लोगों को बाढ़ में मदद करते हुए पहुंचे हुए थे ग्राउंड पे। बहुत आप किस मदद की बात करते हैं? आप चिराग पासवान जी को देखिए, मैं दिखा सकता हूं आपको। आप चिराग पासवान जी को देखिए, आप बात करते हैं, आप राजीव प्रताप रूडी जी को देखिए। आपको नहीं लगता कि क्या वो लोग एक फोटो शूट के लिए गए थे? विचित्र स्थिति है आपका कि हम अगर मदद करने जाते हैं तो आप उसको प्रत्यारोप लगा दीजिएगा, फोटो सेशन करने के लिए गए। लेकिन वही चीज जब इनकी सरकार थी, राजद की, से बिहार में, तो लोग पूछने वाला नहीं था, लोग त्राहिमाम करते थे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था इनके शासनकाल में। और वहां पर वो व्यक्तियों को मरने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता था। तो आज राजद सरकार हटने के बाद भी तो बिहार का युवा, बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार की महिला तो मर ही तो रही है। बाढ़ में न जाने कितने लोगों की जान जाती है, उसके बाद भी आपके नेता कुछ नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पंजाब के प्रधानमंत्री हैं, उस तरीके से वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पंजाब और बिहार दोनों भारत के अंदर आता है। जब पंजाब में बाढ़ आता है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन 20 सालों से जब बिहार में बाढ़ आता है तो नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं दिखता। तो आप किस बिहार की चिंता की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं? वही प्रधानमंत्री जी को गुजरात की चिंता है, पंजाब की चिंता है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि उनको बिहार की चिंता नहीं है? आखिर वो चाहते, आप मेरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आखिर वो चाहते हैं क्या बिहार की बाढ़ को नहीं रोका जा सकता? अरे महोदय, आजकल बाढ़ कौन सी बड़ी चीज है? चाइना पानी रोक दे रहा है, वो अपने बाढ़ को कंट्रोल कर ले रहा है, तो आखिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि बिहार में बाढ़ जानबूझ के लाई जाती है ताकि बिरयानी कटे और सब में बटे? देखिए राहुल जी, आपने जो ये बात बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संवेदना ट्वीट भी नहीं आता है, शायद आप देख सकते हैं बात। मैंने देखकर ही बोला है, नहीं, नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। मन की बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन का बात चलता है, आप सुनामी के समय, आपदा के समय आप उनकी मन की बात का क्लिप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट किया है और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बिहार के एनडीए सरकार के कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूरी तरह से कहा था कि उन व्यक्तियों को जो आपदा से ग्रसित हैं उन्हें भरपूर सहयोग किया जाए। और बिहार सरकार जो मदद की वो एनडीए सरकार का ही जो आवंटन राशि आता है तभी हम मदद कर पाते हैं। आप कैसे करते हैं? लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से पंजाब की चिंता है उस तरीके से बिहार की चिंता नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? यदि बिहार की चिंता नहीं रहती, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो जिस गट्टर में बिहार को डाला गया था, आज जो बिहार एक नई प्रगति की रफ्तार की ओर बढ़ रहा है, आज बिहार एक नई विकास के आयाम को छू रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार की देन है। आपका एक बिहार की चिंता नहीं है। तो दोस्तों, हमारी बात यहीं पे आदित्य श्रीवास्तव के साथ खत्म की जाती है और मैं आपको इस चुनाव से पहले हर पार्टी के एक प्रवक्ता से आपकी बात कराने के लिए मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दिए और हमारी जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।